नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार विधानसभा का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और इसीलिए पूरे देश में बात बिहार की हो रही है और डीडी डायलॉग में भी आज हम बात बिहार की करेंगे। बिहार के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ संवाद करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किसकी बहार है, बिहार में जो हवा का रुख है वो किस तरफ है। 20 साल हो गए नीतीश जी वहां पर लगातार अपना खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वो सत्ता पलट कर दिखा देंगे। मुद्दे तमाम है बिहार में जो इस वक्त चल रहे हैं, इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार से एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता। जोरदार तालियों से स्वागत करें गिरिराज सिंह जी का। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। बात बिहार की होगी, दो टूक होगी उनसे बात, लेकिन इससे पहले कि बात बिहार की शुरू करें, गिरिराज जी के सियासी सफर पर एक नजर जरूर डाल लेते हैं। देखिए गिरिराज सिंह जी का सियासी सफर। मैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह मोदी सरकार के सबसे फायर ब्रांड मिनिस्टर्स में से एक हैं। वो अपनी बात को बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से प्राप्त करने के बाद इन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। गिरिराज सिंह ने 2002 में राजनीति में कदम रखा और भाजपा ने उन्हें बिहार विधान परिषद भेजा। बिहार सरकार में पशुपालन व मत्स्य संसाधन विकास और सहकारिता मंत्री के रूप में भी काम किया। 2014 में गिरिराज सिंह ने केंद्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। 2019 में बेगूसराय से दोबारा सांसद बने और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2021 में उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और 2024 लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बेगूसराय से सांसद बनने के बाद इस वक्त वे मोदी 3.0 में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो गिरिराज जी के सियासी सफर पर हमने नजर डाली। गिरिराज जी, आप बिहार में भी लंबे समय तक रहे, वहां पर भी आपने मंत्रालय संभाला, दिल्ली में भी अब मंत्रालय संभाल रहे हैं। आपका दिल ज्यादा कहाँ लगता है, बिहार में या दिल्ली में? सच पूछे तो मैं 11 साल से दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रह नहीं पाता। या कंस्टिट्यूएंसी रहता या फिर डिपार्टमेंट के काम से किसी जगह जाता। दिल्ली में बहुत लोगों को मन लगता है, हमें बिहार में ही मन लगता है। आपने सियासी सफर मेरा दिखाया। हम बिहार के रियली गांव से आते हैं। 1967 से जिंदाबाद मुर्दाबाद हम कर रहे हैं। जिस समय 67 के बाद वाले ही यहाँ बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोग हैं जो 67 के पहले वाले होंगे गिनती पर। तो हमारे गांव में राम मनोहर लोहिया जैसे शख्सियत का कई बार आना हुआ और उस रास्ते से करते करते मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य जब बना, पार्टी में वर्षों तक काम किया विभिन्न पदों पे, राष्ट्रीय, स्टेट, हर स्तर पर हम पार्टी के संगठन में काम करने के बाद यहाँ तक आए हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, 20 घंटा तो कम से कम जरूर काम करते हैं। तो स्वाभाविक है जब आपका टीम लीडर ज्यादा काम करेंगे तो आपको भी काम करना पड़ता है। तो हम लोग भी उसी रफ्तार में करने की कोशिश करते हैं। उनके रफ्तार में तो नहीं जुट पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं और काम कर रहे हैं। चाहे एमएसएमई में पहले काम किया, एनिमल हस्बेंड्री में काम किया, रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में काम किया, या फिर हम अभी आए हैं तो टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं। गिरिराज जी, राजनीति का लंबा आपका अनुभव है। आप कह रहे हैं 67 से आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिहार की तो रग रग से आप परिचित हैं।
बिहार की हवा किस तरफ बह रही है? चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, नीति और नियत, राजनीति में दो चीज होता है। नीतियां वही थी जो 2005 के पहले थी, और नीतियां वही है जो 2005 के बाद हम नीतियों को आगे पीछे करते हैं। नियत क्या होता है? क्या कांग्रेस के शासन में, क्या मान्यवर लालू यादव जी के शासन में, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। कुछ पत्रकार कहते हैं, एंकर में देखता हूं टीवी पर, कि आप उठा पुठा के ले आते हैं जंगल राज लालू जी। अच्छा, तो कंपेयर किससे करें? नीतीश कुमार 2005 के बाद आए हैं, तो उसके पहले 15 साल लालू जी थे, आरजेडी, तो कंपेयर उन्हीं से करना पड़ेगा। जो बच्चे बिहार के आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखेंगे या अभी हैं बिहार से जुड़े हुए, जो 30 वर्ष से ऊपर के नहीं हैं, 30 वर्ष के हैं, उन्होंने बिहार को नहीं देखा। बिहार को नहीं देखा कि वहाँ लालटेन युग था। हम जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने तो मेरे मन में आया कि मैं किरासन तेल मुक्त पंचायत बनाऊं। मैंने ये स्थिति थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं, माहौल नहीं। मुझे याद है कि 6 में सबसे पहले रामदेव बाबा का एक कार्यक्रम लगा, तो 4 बजे भोर सवेरे से बिहार के गलियों से पहली बार लोगों का विश्वास टूटा कि 4 बजे सवेरे हम गलियों से निकल करके गांधी मैदान पहुंच सकते हैं। ये मैं जिम्मेदारी के साथ, पहले खौफ था क्या? खौफ था। ये अंतर सबसे बड़ा अंतर हुआ है। लेकिन अभी आपने कहा, एक बड़ी बात कही आपने, कहा 2005 से पहले भी नीति तो 2005 में भी वही थी, आज भी नीति वही है, नियत बदली है। मतलब आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं सर, क्योंकि क्या बीजेपी, एनडीए और आरजेडी, क्या नीतियां इनकी बराबर एक समान नीति क्या होती है? हाँ। नीति होती है समाज के हित के लिए काम करना, सरकार की नीति है। वही अधिकारी नरेंद्र मोदी जब आए तब भी था, लेकिन आज जनधन अकाउंट कितना खुल गया, वही बैंक। नीतियां तो वही थी ना भाई, बैंक को लोगों का अकाउंट खोले। लेकिन जब नियत नरेंद्र मोदी जी का हुआ तो गांव के गरीब का सबका बैंक अकाउंट खुल गया। ये नीतियां और नियत होता। नीति थी कि लोगों का अकाउंट खुले, लेकिन नहीं खुलता था। नियत वाला आ गया तो नीतीश कुमार जब आए उस समय भी था, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर उस समय कंट्रोल किया। आप कहेंगे सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का खराब है। आप ना भी पूछे तो मैं उस पर अपनी बात रखूं। नहीं, ये पूछना जरूरी है सर, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जंगल राज का आपने खुद जिक्र किया, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से बिहार में जिस तरह से ठाए ठाए गोलियां चल रही हैं, तो लोगों को तो इसी राज की याद आ गई। लोग कैसे कंपेयर, अब लोग ये, अब उसको उन जो ठाए ठाए गोलियां चल रही है उसको देखकर लोग पुराना जमाना याद कर रहे हैं कि तो पुराने जमाने की वापसी हो गई। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके दर्शक से गुजारिश करूंगा, फिर मैं कहूंगा नीति और नियत। एक अपराध होता है संपोषित, संरक्षित, एक अपराध होता है कोई आपकी दुश्मनी हुई, कोई जमीन की दुश्मनी हुई, किसी ने लूट के हिसाब से किया, तो उसको पकड़ करके सजा दिलाना। ये पहले संरक्षित अपराध था। सीएम हाउस में उसकी निगोशिएशन, जिसे हम गांव में पंचायती कहते हैं, अच्छा इतना में फिरौती हुआ है, अच्छा इतना दे दो, हो जाएगा, ठीक, जाओ। ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन आज आपने देखा 2 हत्या की जबरदस्त चर्चा हुई पटना की। एक हत्या की हुई
खेमका जी जिनकी दूसरी हत्या हुई पारस हॉस्पिटल में, जी दोनों में देखे पकड़े गए। अब पकड़े जाने वाले अधिकांश ये थे, नहीं तो वो थे। आप ये बार बार कहते हैं सर ये थे वो थे, अब ये थे वो थे आप क्लियर नहीं करते सर बार बार। हम साफ तो साफ कहिए, आप तो साफ कहने के लिए जाने जाते हैं, दो नहीं, टूक कहते हैं आप। हम साफ साफ ही बोल रहा हूं। तो ये वो कौन है सर? ये वही है जो कौन? पहले संरक्षित कर रहे दे रहे थे। मतलब आप ये और वो वही है जिनको तुष्टीकरण करते हैं, ये और वो है, यही दोनों कर रहे हैं और दोनों पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सर एक बात ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने कहा संरक्षित अपराध नहीं हो रहा, लेकिन ये जिस तरह के क्राइम हुए उससे एक मैसेज जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपराधियों में डर नहीं है। आपको बड़ी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर जब तब होती है जब माना जाता है अपराधियों में डर होगा। अगर डर खत्म हो गया कि हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दो सड़क पे, बिल्कुल तो डर कहाँ है? बिल्कुल आप सही कहें। अगर मैंने सोचा कि आज इस चैनल को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, आपके यहाँ सर हमारे चैनल को छोड़ दीजिए। कोई घुस जाए, बदनाम करना है, अगर यहाँ आकर के फायरिंग करके निहत्थे को या जान करके किसी का हत्या करके किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको पकड़े, वो चला जाएगा, चर्चा शोर होगी, पता चलेगा इसके पीछे कौन साजिश कर रहा था। ये एक राजनीतिक साजिश भी 2 महीने 3 महीने से चल रहा है। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए, नीतीश कुमार की सरकार को जहां तहां इकट्ठे करो, धुन करके करो। तो ये भी पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है, आगे भी चेहरा बेनकाब होगा। अच्छा, आप बार बार लालू राज की बात करते हैं। आपने कहा मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है फिरौती के लिए डीलिंग होती थी, लेकिन अब लालू तो जो नहीं है, अब तो तेजस्वी हैं, वो युवा पीढ़ी के हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जॉब दूंगा, मैं बाकी। तो आप तेजस्वी को रोकने के लिए लालू जी का याद क्यों कराते हैं? दोनों अलग पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग हो सकता है तेजस्वी। भाई डीएनए एक बहुत बड़ा चीज होता है। डीएनए वही है। जब ये कहते हैं कि मैंने इतने लाख रोजगार दिया, सरकार नीतीश कुमार की, और रोजगार ये दे रहे हैं। 3 साल नीतीश कुमार के साथ रहे, और जब ये लास्ट हटे, एक रैली निकाला, फोटो होगा तो निकाल के देख लेंगे। रैली निकाला तो सब शहर में गए, मेरे शहर में भी आए थे। पता चला कि मैं उधर जुलूस निकाल रहा हूं, मेरे जुलूस को उधर पोस्टर उस्टर फाड़ दिया। कई शहरों में किया। जब रैली हुई तो जिनको अब तेजस्वी जी को कह रहे हैं, हरियर का गमछा और लेकर के ऐसे 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 वो दिखा रहे थे। गांव की कहावत है, चोर चोरी से जाए कि तुम्बा फेरियों से चल जाए। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जिसके संरक्षण पर आप आएंगे, जिसके जीत करके वो आप पर हावी होना चाहेगा। नीतीश कुमार और एनडीए का जो वोट बैंक है वो शांति प्रिय है, वो विकास चाहता है। आज आपको किसी शहर से, बेगूसराय से चले आए, 3.5 घंटा में आप पूर्णिया से पटना चले आएंगे। हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। 5 घंटा लगता था आज से कई साल पहले आने जाने में। आज मैं बेगूसराय से गांधी मैदान 1.5 घंटा में पहुंचता हूं। तो गिरिराज जी, आप लोग ये कहते हैं कि बिहार में बड़ा विकास हुआ, इस भरोसे आपको लगता है कि इस भरोसे एक बार फिर से आप लोगों की एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन विपक्ष कहता है अगर इतना काम किया है तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के लिए चुनाव आयोग के साथ आप मिलकर जिस तरह से एसआईआर चला रहे हैं, नाम काट रहे हैं, 50 लाख 60 लाख, इतने में तो पूरा का पूरा चुनाव इधर से उधर हो जाता है। मैं आपके ऑडियंस से प्रार्थना करता हूं कि आप खुल करके मुझसे पूछें एसआईआर पर। मैं 4 शब्द पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, या जो यहां नौटंकी कर रहे हैं। राहुल जी भी जाएंगे 9 से 14, एक बार होके आ गए।
क्या कारण है जब SIR शुरू हुआ 4 जिले में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, आवास प्रमाण पत्र के लिए SIR के शुरू होते ही 5 लाख 6 लाख आवेदन पड़े। क्या इसके पहले, पहला प्रश्न, चुनाव आयोग ने कहा इतने लोगों का 7 लाख का डबल था। ठीक है साहब, आप उस पर क्या बोलिएगा? इतने लोग मर गए। मैं एक डिबेट देख रहा था, एक RJD के प्रवक्ता थी, वो बड़े खुद से कह रही थी बिहार सरकार ने मौत लिखा है कि इस 1 साल में, पहले जो चुनाव हुआ उसके बाद, कि इतने लोगों का डेथ हुआ। ये इतने लोग कहां से आ गए जो 20 लाख 22 लाख बाहर हो रहे हैं? 20 लाख 22 लाख बाहर हो रहे हैं जो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आपसे मैं आग्रह करूंगा, किसी आदमी को भेज दीजिए, रिपोर्टर को, जिसका दाढ़ी हो, बढ़िया हो, लगे दिखने में मुसलमान है, और वो 4 जिले में घूम ले। आप भाषा देख लेंगे, कह देंगे ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है। ये बात अलग है, संरक्षण स्थानीय लोग ही दे रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। तो ये कौन लोग थे? अगर कोई मृत साबित हो गए हैं तो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच कहे नहीं साहब हम तो जिंदा हैं, मुझे मृत, ये तो चुनाव आयोग दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप 15 भी ले आते हैं ऐसे केस जो मर चुके हैं तो मैं इसमें इंटरवीन करूंगा। वो तो विपक्ष को देखना है। लेकिन सर आपने फिर अभी आप मतलब ये कहते हैं कि गिरिराज जी जब बोलते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो हिंदू मुस्लिम नाव, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ये आपसे पूछना सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपने नीति और नीयत की बात करी, और नीति तो बीजेपी और मोदी जी की है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए कहा कि हिंदू होगा टीका लगाए हुए, तिलक किए हुए, तो उसको रिमोट गांव में संकट होगा। आपके अनुसार जिन जिन बिंदुओं पर आप वहां चर्चा करना चाहेंगे। अच्छा। और कोई मुस्लिम लड़का होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हो। आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति बिहार में है? मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका नेटवर्क है आप ले आइए रिपोर्ट। तो सर 20 साल से आपकी सरकार, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार। चुनाव आयोग से फिर प्रार्थना आपके माध्यम से कहता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने 1982 में, 82 में नीतीश कुमार नहीं थे, 1982 में सर्वेक्षण करके सूची दिया था कि बांग्लादेशी घुसपैठी इतने आ गए हैं। आप समझिए 71 से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं उनके पुश्त दर पुश्त कितने होंगे? सरकारें किसकी थी? वो एस्टैब्लिश हो गया, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लिया, आज एगो बगल में है ममता दीदी जी। ममता दीदी के यहाँ रेड कारपेट बिछा रहता है, आइए मुंह कान धोइए, 5 दिन रहिए, फिर आपका रेट बन जाएगा, कार्ड उड आप चले जाइएगा। तो वही रास्ता अब है। चलिए, आपने ऑडियंस की बात की तो मैं कुछ ऑडियंस से भी जल्दी से सवाल ले लेता हूं। ऑडियंस की तरफ से कोई सवाल है तो गिरिराज जी से। जी, इधर माइक दीजिए, इधर। बिहार को औद्योगिक राजधानी बनाना चाहते हैं, पर आज भी रिफाइनरी की जब बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अधूरे हैं। देखा जाए तो उत्तर और साउथ का एक डिवाइड दिखता है गंगा के नीचे, और ये बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए लेके अभी तक क्या प्रोजेक्ट हैं? बेगूसराय में नरेंद्र मोदी जब से आए, वो कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती। जब पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल, ऐसे सारे चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। फिर कम्युनिस्ट का शासन बढ़ा, वहाँ सब तहस नहस हो गया, फर्टिलाइजर बंद हो गया था। रिफाइनरी अब एक तरह से
गोदाम बनने जा रहा था IOCL का, क्योंकि आसाम में रिफाइनरी खुल गया था। नरेंद्र मोदी जी ने 25,000 करोड़ लगा करके हल्दिया से पाइपलाइन ला करके उस तेल शोधक कारखाना को चला रहे हैं और फिर उसके प्रोडक्शन साइज को बढ़ाया। कभी 1984 में राजीव गांधी जी ने कह के गए थे यहां पेट्रोकेमिकल्स होगा। राजीव गांधी जी 2 बार चुनाव कृष्णा शाही जी के नाम पर जीती, कांग्रेस जीती, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने 50-60 हजार करोड़ लगा करके रिफाइनरी को पेट्रोकेमिकल्स तक ला रहे हैं। फर्टिलाइजर बंद हो गया था। गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी उसमें भाग्यशाली हैं, 2-2 बार उसको लोगों ने किया और NTPC खोला, सड़कें बन। तो सर इतना विकास हुआ तो पलायन कब रुकेगा और लोग कब जाएंगे बिहार में नौकरी की तलाश में? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप पलायन का रेशियो ऑफ सीजन का है, ऑफ सीजन का है। अगर इसमें आज भारत सरकार से लड़ाई हुई पाकिस्तान को, उसने उसके 7 एयरबेस को खत्म कर दिया। अब वो भरते भरते परेशान है। उसी तरह से लालू जी की खाई थी, नीतीश कुमार ने पहले उसको भरा और भरने के बाद आज वहां चमचमाती सड़कें हैं, 22 घंटा बिजली मिलती है। जब एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है। आप जाए पटना, आप पटना से जब आए तो लगेगा 5 साल पहले 10 साल पहले आए होंगे, लगेगा नहीं पटना का एयरपोर्ट है। दरभंगा में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट, 10 एयरपोर्ट का हुआ है। कनेक्टिविटी को दिया गया है, रोजगार के भी अवसर पड़ रहे हैं। एथेनॉल का यूनिट बैठ रहा है। तो कितना साल, जल्दी से कितना साल के आपको लगता है टारगेट है कि भाई बिहार से पलायन पूर्ण रुकेगा? अभी नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि हमने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 20 लाख से ऊपर निजी, और अगले बार हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार की योजना बनाए हैं। तो जब रोजगार होगा, अब देखिए रोजगार की परिभाषा भी बदल गया है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि आज चैनल के अंदर रोजगार है। प्राइवेट चैनल कितने हैं, वो प्राइवेट है। आज जब मोदी जी की सरकार आई उस समय 13 करोड़ EPFO नंबर था, आज 30 करोड़ है। तो ये 30 करोड़ किसका है? बिहार वाले का भी है, दिल्ली वाले का भी है, गुजरात वाले का भी है, उसमें सारे देश का है। अगर वहाँ 4 एथेनॉल की नई फैक्ट्री बैठा। ठीक, अब मैं आपसे बहुत संक्षेप में छोटे छोटे राजनीतिक सवाल, क्योंकि चुनाव का वक्त है। 2015 के चुनाव में लालू यादव जी, क्योंकि आप लोग अलग लड़ रहे थे, लालू यादव जी बीजेपी से बार बार पूछते थे, मैं आता हूँ उस पर, बार बार पूछते थे कि भाई दूल्हा कौन है, आपका दूल्हा कौन है? इस बार जो है दूल्हा कौन है NDA का? दूल्हा मेरा फर्स्ट क्लास एकदम पॉलिटिकल डेंटिंग पेंटिंग होकर के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार रोज घूम रहे हैं, रोज आ रहे हैं। दूल्हा नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लड़के ने कहा था उत्तर बिहार के लिए। उत्तर बिहार में 22 जिले हैं जहां बाढ़ आती है, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले हैं जो बाढ़ से ग्रसित होते हैं। लेकिन बिहार में नरेंद्र मोदी ने पिछले हमें 50,000 करोड़ से ऊपर का राशि जो नहर बनाने के लिए, नदियों से जोड़ने के लिए दिया है। उसका, क्योंकि नेपाल से पानी छूटता है और वो दोनों तरफ आता है, तो हम नहर के द्वारा एक योजना अभी स्वीकृति हुई है, उसका भी निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक जल्दी से, क्योंकि आपने कहा दूल्हा नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी वहां पर हमेशा बड़ी पार्टी कोशिश कर रही है फैलने की,
क्या बीजेपी के मन में नहीं आता, या आपके मन में, आप इतने पुराने नेता, आप लोगों के मन में नहीं आता कभी आप भी दूल्हे की तरह से आपको प्रोजेक्ट किया जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं ये लोग भी? एक तो मैं संगठन का आदमी हूँ और हमारे यहाँ ईमानदारी मैं कहता हूँ, महादेव को साक्षी मान के हम लोग जब राजनीति में आए थे तब मालूम नहीं था कि मैं बिहार में भी 2 बार मंत्री बनूंगा, 3 बार दिल्ली में बनूंगा। ये मुझे नहीं मालूम था, पार्टी ने बनाया। ये जरूर मैं जानता हूं कि हर पार्टी अपना मजबूती चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ पे कार्य करता है। अगर 76,000 बूथ है तो 76,000 हमारी टीम है। तो इसलिए, लेकिन हमारे नेता होंगे नीतीश कुमार, ये तय। एक बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में, आप फायरब्रांड नेता बीजेपी के माने जाते हैं, आपके बयान लगातार वायरल होते हैं। आपने नीति और नियत की बात करी। मोदी जी की नीति जो है वो है सबका साथ सबका विकास। आपकी बाइट अलग अलग कई बार होती है, आपको कभी डांट पड़ी है कि भाई आप इस तरह के बयान ना दें? देखिए, अब आप कहिएगा कि हम पूछ दें कि आपको बीबी से कभी झगड़ा हुआ है, तो आप बताइएगा। तो वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे 2 साल बड़े हैं जी। तो यहाँ तो 2 घंटे के बड़े भाई होते हैं, वो बड़े होते हैं। हाँ। मेरा बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है, वो 1000 बार भी मुझे डांटते रहेंगे, लेकिन मैं सबको कहूँगा नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भेदभाव कभी नहीं किया। जो लोग हमसे पूछते हैं, कोई बता दे कि आयुष्मान भारत कार्ड जी हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। हाँ। कोई बता दे कि प्रधानमंत्री आवास हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। बिजली हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। गैस का चूल्हा हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। जब भेदभाव ही नहीं है, चलिए, और किसी ने कसम खा ले कि गिरिराज को वोटें नहीं देंगे, तो मैं क्या करूं? चलिए, तो गिरिराज जी के साथ 2-2 की चर्चा हुई और बड़ा खुलकर बोले। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ आने के लिए, चर्चा करने के। जोरदार तालियों के साथ गिरिराज जी का एक बार फिर बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत सर। थैंक यू सो मच।